साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूगोल की किताब अपन पूर्ण कर चुके हैं। अब इसके साथ अपन ये जो एक योजनाओं से संबंधित और जनसंख्या से संबंधित और आंकड़ों से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के ये जो एक सवाल लेके आए हैं, ये लो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। और हमारे अनुमान के अनुसार यही सवाल आपके आने वाले एग्जाम के अंदर 12वीं के भूगोल के रूप में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ ही आज की क्लास अपन शुरू कर रहे हैं और इसी क्लास के अंदर आपको आने वाले एग्जाम्पल के रूप में अपन कहे तो किसी भी एक आईएएस के लेवल पे, आरएस के लेवल पे, पटवार, चतुश्रेणी के रूप में और एसआई से रिलेटेड सारे सवाल इसमें से आने की एक गुंजाइश है। ठीक है। ये व्याख्यात्मक सवाल है जिसमें व्याख्या के आधार पर व्याख्या की जाएगी और इसके अलावा सीधा सा उत्तर इसका सामने जो है लिख दिया जाएगा। ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ ये क्लास लाई गई है आपके लिए। अब देखते हैं आज अपन इस एक क्लास के अंदर भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की पूरी किताब को कर पाते हैं या फिर इसके कुछ भाग को कर पाते हैं। ठीक है। इसी उद्देश्य को साथ में लेके मैं आज पहला सवाल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो भारत की जो आज जो पहली जनगणना अपन जो मानते हैं 2011 की, ये 15वीं जनगणना है। कितनी, कौन सी? 15वीं जनगणना है। तो पूछा जा सकता है भारत की सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो सबसे पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। 1872 ईस्वी में जब ये जनगणना हुई थी, उस समय इस जनगणना को संपूर्ण जनगणना नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके आंकड़े एक मोटे तौर पे लिए गए और जो विशेष समूह थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। इसके बाद 1881 में एक पूर्ण रूप से एक पूर्ण रूप से और विकसित रूप से और कुछ संसाधनों के माध्यम से इस जनगणना को करवाया गया। इसीलिए माना जाता है पूर्ण रूप से जो जनसंख्या हुई है वो 1881 की जनसंख्या की जो जनगणना हुई है। चलो, और जो वर्तमान में जो आप आंकड़े पढ़ते हो 2011 के अनुसार, वो आपके हैं 2011 के आंकड़े 15वीं जनगणना के। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली जनगणना थी, उसके जो जनगणना अधिकारी थे उनका नाम था डब्ल्यू.सी. प्लाउडर। क्या था? डब्ल्यू.सी. प्लाउडर। और इसके अलावा जो वर्तमान की आपके 2011 की जनगणना है उसके आपके हैं चंद्रमौली, सी चंद्रमौली है जो जनगणना अधिकारी है। इसके रूप में देखो जनगणना आंकड़ा किया गया तो 121 करोड़ जनसंख्या हुई और इस जनसंख्या के तहत जनसंख्या घनत्व से संबंधित और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़े दिए गए और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के रूप में एक दर्जा दिया गया। अब आप सबका ये प्रश्न हो सकता है, क्या एक ही स्थान पर जनसंख्या रहने को लिए खुद के लिए मजबूर क्यों होती है, या फिर एक ही स्थान का, एक ही राज्य का जनसंख्या वृद्धि ज्यादा क्यों होती है? तो इसके लिए कुछ एक रीजन है। सबसे पहले है वहां की स्थानीय रूपरेखा, भौगोलिक स्थिति और इसके अलावा वहां पे मिलने वाले जल से संबंधित और भी जो आधारभूत सुविधाएं है वो एक ही जगह मिल जाती है। और इसके अलावा अपने ही समाज के रीति रिवाजों के लोग अपने पास ही जब रहना पसंद करते हैं, इसीलिए जनसंख्या का एक वृद्धि दर पाया जाता है। ठीक है। तो जलवायु, जल की उपलब्धता, जलवायु और जल की उपलब्धता, और इसके साथ मैंने अभी कौन सा वर्ड बोला था? आपके स्थानिक वितरण के रूप में। ठीक है। स्थानिक वितरण का तात्पर्य है भौगोलिक विस्तार वगैरह और मूलभूत सुविधाओं जहां मिलती है वहीं पर ही लोग एक बड़ी जनसंख्या में रहने को लिए मजबूर होते हैं। चलो, पहला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है या कितनी थी? ठीक है। तो 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़। अब जिस भी सवाल के अंदर कुछ वर्णनात्मक रूप से व्याख्या की जाएगी उसमें हम करेंगे, बाकी सीधा सीधा प्रश्न पढ़ेंगे और आप आंसर लिखते जाइएगा। ठीक है। देखो ये सवाल है, बहुत बहुत अच्छे हैं, आप लिखते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, और इसके साथ में कुछ अलग अगर जानकारी देता हूं तो वो भी आप साथ में नोट करते रहिएगा। दूसरी है भारत की पहली जनगणना। जो भारत की जो पहली जनगणना आमतौर पर मानी जाती है 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में इस जनगणना को पूर्ण जनसंख्या नहीं माना जाता, पूर्ण जनगणना नहीं माना, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। तो पहली जो जनगणना मुख्य रूप से जो मानी जाएगी वो आपकी मानी जाएगी 1881 ईस्वी में।
1881 में जो एक पूर्ण जनगणना इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग को लिया जाता है साथ में, और एक तकनीकी के माध्यम से की जाती है, और जो जनगणना अधिकारी होते हैं वो डब्ल्यू सी प्लाउडन होते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको लिखते जाइएगा। ठीक है, डब्ल्यू सी प्लाउडन। ठीक है, प्लाउडन। ठीक है, डब्ल्यू सी प्लाउडन एक जनगणना अधिकारी थे, और भारत की जो 15वीं जनगणना है जो कि 2011 में संपन्न हुई है, उसकी जो जनगणना अधिकारी है वो कौन है, तो उसकी नाम है सी चंद्रचोली। ठीक है, सी चंद्रचोली। ठीक है, सी चंद्रचोली के रूप में आपके हैं जनगणना अधिकारी। पहले के कौन है और 15वीं जनगणना के कौन है, तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। देखो ये दोनों सवाल मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो गए हैं और इससे संबंधित आपको काफी जानकारी मिली होगी। इसके बाद में है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला या जनसंख्या वृद्धि दर वाला। ठीक है, आप यहाँ पे वृद्धि दर भी लिख सकते हो। तो सर्वाधिक जनसंख्या के रूप में आपका एक ही भारत का जो राज्य है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो मूल रूप से एक ऐसी भौगोलिक सीमा के तहत आता है जहां माना जाता है गंगा का मैदान एक जलोढ़ी मृदा के रूप में है, इसलिए लोग ज्यादा संख्या का एक घनत्व है वहां पर पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो वो आपका है उत्तर प्रदेश या फिर यूपी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में ये भी आपसे पूछा जा सकता है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले या सर्वाधिक जनसंख्या वाले कौन कौन से 5 राज्य हैं। तो ठीक है, तो अगला सवाल यही बनेगा, आप नोट करोगे अगले जो भी राज्य है। ठीक है, ये आप ऐसे देखो, मैं जो एक जोड़ जोड़ के प्रश्न बना रहा हूँ, ये सवाल तो कुल मिला के मैंने आपके पहले पार्ट से 31 लिए, लेकिन आप जैसे जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हो, व्याख्या पढ़ रहे हो, उस अनुसार ये एक टॉपिक क्लियर हो जाता है और इसमें लगभग 100 सवाल क्लियर हो जाते हैं। कितने? 100 सवाल। मेरे हिसाब से मैं सही बोल रहा हूँ। आप अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल है अपन का, भारत में जनसंख्या का स्थानिक वितरण सम क्यों है। देखो अपने क्लास में चर्चा भी की थी कि अलग अलग जनसंख्या के एक भौगोलिक सीमा के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जनसंख्या या फिर कहीं बहुत ही ज्यादा और कहीं बहुत ही कम पाई जाती है। इसका क्या रीजन है, तो इसका मुख्य रूप से या मूलभूत रीजन है वहां पाई जाने वाली सुविधाएं। अगर सुविधाएं कहीं एक जगह पूरी मिल जाती है तो व्यक्ति वहीं रहने की कोशिश में लगा रहेगा, इसीलिए उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या पूरा वृद्धि हो जाता है। तो स्थानिक वितरण का यही मतलब है कि मतलब कहीं ऊंचे पर्वत पहाड़ है तो वहां से आम सुविधाएं जो नहीं मिल पाती, इसलिए लोग वहां रहना पसंद नहीं करते। इसके बावजूद अगर रोजगार के रूप में जैसे अपन उदाहरण लें राजस्थान का, राजस्थान एक खनिज संपदा की दृष्टि से एक अच्छा राज्य माना जाता है। तो आजकल आपने देखा होगा एक समय एक मरुस्थल के रूप में पश्चिमी राजस्थान था, लेकिन जैसे खनिज संपदाओं के रूप में खनिजों की खोज होनी शुरू हुई, एक बड़ी जनसंख्या है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में भी बसनी शुरू हो गई। इसका और अगर एक उदाहरण लें तो झारखंड राज्य को लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड में आपने देखा होगा रानीगढ़, झरिया वगैरह जो एक कोयले के मुख्य रूप से एक क्षेत्र है, तो इसीलिए एक बड़ी जनसंख्या वहां पर भी रहने के लिए एक व्यवस्थित रूप से हुई। ठीक है, तो यही है स्थानिक वितरण असम क्यों है, यही है, यही तरीका है। इसी वजह से एक बड़ी जनसंख्या कहीं बहुत ज्यादा है तो कहीं कम है। आपको पता ही होगा एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर एक जनजातीय पाई जाती है। इस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़े तो बाकी वाले सभी के सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। आया समझ में? तो ऐसे पूछा जा सकता है भारत का वो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 7 जो शेष केंद्र शासित प्रदेश है उसकी तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या कम कहां पाई जाती है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला 1951 ईस्वी में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो अभी अपन को पता होना चाहिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मैंने आपको बताया आंकड़ा किसके लिए, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि आप मैंने यहाँ प्रश्न के रूप में पूछा है 1951 में, तो उस समय भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो आपके था
117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखो इन दोनों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। मैंने 2011 लिखा है, इसका मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या भारत का घनत्व है वो 300। वर्तमान में भारत का अगली जो जनसंख्या के रूप में जनगणना होगी, जो कि मानी जाती है कि 2026 के लास्ट में या फिर 27 में, 26-27 में ये जनगणना होने वाली है। इससे पूर्व भारत की जो जनसंख्या का एक घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इसके अलावा 1951 में कितनी थी? 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आ रहा समझ में? अगला, वैसे तो मैंने इसका अच्छे से आपका एक बार कर लिया व्याख्या, वापस बोल रहा हूं। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्च घनत्व नहीं पाया जाता? मतलब भारत के राज्य कितने? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। अगर सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहां एक जनजातियां पाई जाती है, इसीलिए उसकी जनसंख्या सबसे कम है इन बाकी जो 7 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इसका जो आंसर होगा वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपसे पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ठीक है, तो आपको इसका राजधानी बतानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर आगे जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? देखो सबसे पहले मैं देखता हूं आपका जनसंख्या वृद्धि, फिर मैं बताऊंगा आपको जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? दो समय बिंदु, जैसे अपन लेते हैं एक वर्तमान जो जनगणना है उसका आंकड़ा जैसे देखते हैं, तो दो जो पहले जो जनगणना हो रखी थी 2001 में हो रखी थी, तो 2001 से 2011 एक जनसंख्या का और एक समय के रूप में दो बिंदु हो गए। तो इन दो समय बिंदुओं के मध्य जो व्यक्तियों की संख्या जितनी वृद्धि होती है उसी को अपन कहते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि। और अगला मैं ऊपर जो बोल रहा हूं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या या संख्या को ही जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आ रहा समझ में आपको? ठीक है, अगला जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से? देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे पूछे कि जनसंख्या वृद्धि करने के लिए कारक या कारण कौन कौन से, तो अलग हो जाएगा। पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से, तो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के घटक दो है। कौन कौन से आपके हैं? एक है आपके अभिप्रेरित। कैसी है? एक है अभिप्रेरित और दूसरी है प्राकृतिक। कौन कौन से? अभिप्रेरित और प्राकृतिक है जो आपके जनसंख्या वृद्धि के घटक है। इसके बाद भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत कितनी है? तो आप सबको पता होगा भारत की जो वर्तमान जो जनसंख्या वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% है। ठीक है, 1.64%, ये आपकी है वार्षिक वृद्धि दर। इसके बाद अगला सवाल है दशकीय वृद्धि दर, जिसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? देखो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है P2 माइनस P1 अपॉन, अपॉन कहो या बट्टा कहो, बट्टे P1 इंटू 100। P2 माइनस P1 बट्टे P1 इंटू 100, जो कि है दशकीय वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र। अब आपसे पूछा जा सकता है यहाँ P2 क्या है, P1 क्या है? तो आप सबको पता है P2 मतलब है वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। ओके, इसके अलावा अगर P1 पूछा जाए तो आपके आधार वर्ष की जनसंख्या। ओके, ठीक है, तो आप ऐसे ही मतलब अगर कुछ डाउटफुल लगता है तो आप किताब को पलटिए, आपको सारे एकदम याद हो जाएंगे। वैसे मेरे अच्छे से पढ़ाए हुए हैं सब कुछ, जैसे बाहर आ रहे हो। कैसे आ रहे हो? बाहर आ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। जनसंख्या वृद्धि की किस प्रावस्था को जनसंख्या की वृद्धि की
रुद्र अथवा स्थिर प्रवस्था के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रावस्थाएं हैं। क्या कितनी? 4 प्रावस्थाएं। तो इसकी जो प्रावस्था फर्स्ट है जिसका नाम है जनसंख्या प्रावस्था क, क्या नाम है? प्रावस्था क। इसी के तहत जो एक जनसंख्या की एक वृद्धि हुई वो स्थिर हुई या फिर रुद्र हुई, इसीलिए इसी जनसंख्या प्रावस्था को एक रुद्र या स्थिर रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला अपना जो है प्रश्न, विश्व विकास रिपोर्ट में किस वर्ष भारत की जनसंख्या 125 करोड़ वर्ष को छू लेगी या स्पर्श कर लेगी? देखो ये किताब के आंकड़े हैं सीधे और सवाल बन सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा विश्व विकास रिपोर्ट तो आपके 2025, वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 2025 ईस्वी को विश्व विकास रिपोर्ट एक रिपोर्ट जारी करके बताई कि भारत की जो जनसंख्या है 135 करोड़ हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। इसके बाद मैंने देखो एड्स से संबंधित 2-3 ऐसे फैक्ट थे आपकी इसी किताब के पहले जनगणना के टॉपिक में, इसीलिए यहाँ पूछा गया है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस है वो आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर। कितना? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो इसका जो एक रोग कारक के रूप में HIV माना जाता है, ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। ठीक है, ह्यूमनो इम्यूनो वायरस। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो कि HIV नाम के एक रोगाणु के माध्यम से फैलता है। ये कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में अगला जो आपका सवाल है, भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषा की श्रेणी में रखी गई है? तो आप सबको पता होगा जो भारत के संविधान के अनुसार कुल 12 अनुसूचियां है। कितनी? 12 अनुसूचियां। इसी के तहत भारत की जो मुख्य रूप से 22 भाषाएं, कितनी? 22 भाषाओं को भारतीय अनुच्छेद की 8वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। बिल्कुल, ये ऐसे ही आपके बोर्ड के अंदर 12वीं के बोर्ड के रूप में सवाल पूछा गया है और ये न जाने एक अलग अलग कंपटीशन में कितनी बार सवाल पूछा गया है। अगला, आधुनिक भारतीय भाषाओं में से सर्वाधिक भाषा परिवार कौन सा है? देखो आपने एक आपके 12वीं की जैसे आप पहला पार्ट पलटोगे एक सारणी बना रखी है ना, एक सारणी बना रखी है, तो उसमें से एक मैंने सवाल बनाया सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन होती है, तो इसे बोलते हैं भारतीय यूरोपीय या फिर इसकी कोष्टक में लिख रखा है आर्य। कितने? आर्य। ये लगभग है आपके 73 से 76% है आर्य के रूप में, एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या का घनत्व के रूप में। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस धार्मिक समुदाय की है? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है जैन धर्म और इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो बौद्ध धर्म है। देखो ये भी सवाल पूछा गया है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार श्रमिक और सीमांत श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो श्रमिक और सीमांत श्रमिक का तात्पर्य होता है वह श्रमिक के रूप में वह व्यक्ति जिसे 183 दिन या फिर इससे कम दिनों का जो एक काम या फिर रोजगार मिलता है उसे अपन श्रमिक की कैटेगरी में कहा जा सकता है और उसी को ही एक सीमांत श्रमिक भी माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अगला सवाल है जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य है कि वर्तमान में जितनी जनसंख्या है उसमें से कितनी जनसंख्या है जो व्यवसाय से जुड़ी हुई है। मतलब कितनी जनसंख्या है जो मुख्य रूप से व्यवसाय से जुड़ी हुई है और इसके अलावा कितनी जो जनसंख्या है जो एक सेवा क्षेत्र के रूप में जुड़ी हुई है। तो इसी को यही तात्पर्य होता है व्यावसायिक संगठन।
व्यवसायिक संगठन के रूप में कितने व्यक्ति एक व्यवसायिक संगठन के अंदर लिप्त है, संलग्न है। ठीक है, फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा 2015 में हरियाणा से एक योजना शुरू की गई, जिस योजना को कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना के तहत ये योजना मुख्य रूप से 2015 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से महिलाओं को साक्षरता की दर से, स्वास्थ्य की दर से, और इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और साक्षरता जैसे सभी मुद्दों से जोड़कर पुरुषों के समान दर्जा देना, और इसके अलावा समाज में एक विशेष रूप से इनको एक योगदान के रूप में उनको एक सशक्त बनाने के माध्यम से उनको मजबूती देने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये समाज के लिए ये आपके 2015 में शुरू की गई। ठीक है, किसके द्वारा? माननीय प्रधानमंत्री दामोदर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, 2015 में। उद्देश्य मैंने बता ही दिया है, महिलाओं की स्थिति को सुधारना किसी भी हालत में, स्वास्थ्य शिक्षा साक्षरता सभी की दर से और समाज में भी। ठीक है, इसके बाद में है मानव विकास रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखो, ये रिपोर्ट का सवाल हर तीसरी एग्जाम में पूछा गया है, और सेकंड ग्रेड, देखो जो टीचर की लाइन में एक तैयारी करते हैं तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसी एग्जाम में इससे संबंधित 3 सवाल पूछे गए हैं। अब आप पूछोगे ये कौन कौन से सवाल थे? तो इसका जो सबसे पहला सवाल था, मानव विकास रिपोर्ट कितने आधारों पर ये व्यक्त की जाती है या जारी की जाती है? तो मुख्य रूप से इसके 4 या फिर 5 आधार है। कौन कौन से है? पहला है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, फिर है स्वास्थ्य, ठीक है, फिर है संसाधनों तक लोगों की पहुंच, और इसके अलावा है साक्षरता, और इसके अलावा लास्ट का आप ले लो जीवन स्तर। तो कुल 5 स्तर है, और ऐसे ही पूछा गया था सेकंड ग्रेड के एसएसटी के पेपर में। मानव विकास रिपोर्ट के आधार कौन कौन से हैं, जिन आधारों पर ये जारी की जाती है? तो हो गया पहला। अब ये पूछा जा सकता है मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनडीपी। अब आप पूछोगे यूएनडीपी क्या है? तो वैसे यूएनडीपी का जो पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब ये यूएनडीपी क्या है? तो जैसा कि अपने गए दिनों अपन ने चर्चा की थी यूएनओ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संगठन या संघ के बारे में अपन ने बात की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। तो उसके जो 6 संगठन है, उसके जो 6 अंग है, उसमें से एक अंग है, उसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी किसका अंग है? किसका अंग है बोलो? यूएनओ का। यूएनओ का अंग है, इसका एक अंग है जिसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ओके, अब इससे संबंधित अगला सवाल यही है कि आपका यूएनडीपी है, इसने जो सबसे पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी की थी? तो ये मैं आपके लिए एक होमवर्क के रूप में छोड़ता हूं। 12th क्लास के अंदर मैंने अच्छे से बताया है, आप कमेंट करके बताना यूएनडीपी के द्वारा सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई। ओके ओके, आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? नाम बताइए। तो इसके जो मुख्य रूप से जो क्षेत्रक माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। कैसे? पहला क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कैसा? प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, डेयरी से जुड़ी वो सारी क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके बाद
द्वितीय क्षेत्रक है तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आपके विनिर्माण से संबंधित। अब आप बोलोगे ये विनिर्माण क्या होता है, तो विनिर्माण का तात्पर्य होता है प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न वो कच्चा माल, उस कच्चे माल को यहाँ उद्योगों में लाकर एक नवीन या फिर मूल्यवान वस्तु के रूप में बदला जाता है, मूल्यवान वस्तु के रूप में बदला जाता है, इसी को ही विनिर्माण के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तीसरा है वो आपका है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसी सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से ये बहुत ही विस्तृत है, इसीलिए इसी के अंदर एक संचार के रूप में चतुर्थ क्षेत्र भी मान लिया जाता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंदर भी सभी सेवाएं आती है, परिवहन से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड, वो सारी की सारी जो सेवाएं हैं वो आपके तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। और इसके अलावा अगला सवाल है जातीय जनगणना से आपका क्या आशय है। देखो जातीय जनगणना है ये कोई नया टॉपिक नहीं है। जातीय जनगणना से आपका तात्पर्य है जाति के आधार पर जनगणना करना, जनसंख्या का अनुमान लगाना। आपको पता ही है, मैं किसी यहाँ सार्वजनिक मंच पे किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो मुख्य रूप से अभी वर्तमान के नेता के रूप में इस जातीय जनगणना की वापस इस अवधारणा को दोहराया जाएगा। और 2026 और 2027 की जो लास्ट में जनगणना जो होगी, आपको पता है हर 10 सालों में जनसंख्या का, भारत में जनसंख्या की जनगणना के रूप में कितने सालों बाद होती है, तो हर 10 सालों के बाद होती है। इस साल एक कोरोना के रूप में महामारी आई जिसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई, इसीलिए जनगणना होगी आपके 2026 के लास्ट से लगा के 27 तक। ओके, वो जनगणना के आंकड़े आएंगे, वो नवीनतम होंगे। अभी जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2011 के जनगणना के आंकड़े पूछे जाते हैं। ओके, अब इसके बाद जब जातीय जनगणना आ गई, इससे संबंधित देखो देश के अपने भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, आपको पता ही होगा चुनाव हो रहे हैं। अभी हाल ही में भारत का एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। उसमें एक चुनाव हुआ जिसने अपने एनडीए ने, वर्तमान हमारी जो सरकार है, उसने एक बड़े मतों के साथ विजय हासिल कर ली है। तो वहां से एक वर्ड आया उन्हीं दोनों दौरान एक चुनाव के माध्यम से, SIR। आप कहोगे SIR का मतलब होता है सर, ना सर नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्पेशल। क्या होता है? स्पेशल। स्पेशल, इसके बाद इंटेंसिव, इंटेंसिव, और इसके बाद लास्ट का अर्थ होता है रिवीजन। रिवीजन, ठीक है। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे आप कह सकते हो विशेष गहन एक पुनर्रचना। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अपन के राजस्थान में भी ऐसा ही एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके दिसंबर के लास्ट तक, 2025 के दिसंबर के लास्ट तक राजस्थान में भी SIR की एक रिपोर्ट के रूप में एक योजना चलाई जा रही है, और घर घर एक BLO आ रहे हैं, आपको 2 फॉर्म दे रहे हैं ना। 2 फॉर्म में आपको सारी डिटेल भर के रंगीन पासपोर्ट, वर्तमान के पासपोर्ट साइज फोटो लगवा के आपको उनको देना पड़ता है। ये उनका एक कर्तव्य है, वो निभा रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको ये देश का ये जो काम है, इस काम में आपको मदद करनी चाहिए। ये है आपका SIR। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है जो कि कल की खबरों के अंदर आया है, जिसे बोलते हैं LIC। क्या बोलते हैं? LIC मतलब SIR, जो एक BLO मिलकर घर घर जाके, द्वार द्वार जाकर जो काम कर रहे हैं फॉर्म देकर। अब जो मैं बोल रहा हूं ELC या फिर ELC या फिर ILC बोलते हैं, ELC एक नवीन प्रक्रिया के माध्यम से, ये एक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से निजी और आपके
ऐसा बोल दो सार्वजनिक और गैर सार्वजनिक एनजीओ वगैरह, उन सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने जो क्लास 9 से लगा के 12th तक बच्चों को इस एक समिति के रूप में सभी को जोड़े, और जोड़ने के साथ ही एक उनके जो 9 से लगा के 12 तक जो क्लास टीचर है उसको इसका अध्यक्ष बना के एक जागरूकता के रूप में लोगों को एसआईआर और मतदान के बारे में जागरूक बनाए। ओके, तो ईएलसी, ठीक है, ईएलसी जो कल के न्यूज में आई है, जल्दी ही आपको न्यूजों में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारी स्कूल में भी हम गठन करेंगे कल के बाद। ठीक है, हमें भी एक रिपोर्ट के माध्यम से बच्चों को शामिल करके जागरूकता के रूप में लोगों को फैला के ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक नया वर्ड आ गया। अब अगला है श्रम की सहभागिता दर क्या होती है। तो श्रम की सहभागिता दर का मतलब ये होता है कि एक जनसंख्या का वह हिस्सा जो श्रम में कितना भागीदार है। मतलब एक जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है, शिशु के रूप में छोटी है, किशोरावस्था है, वृद्धावस्था है, तो जनसंख्या का वह भाग जो श्रम के रूप में सहभागिता निभा रहा है, उसी दर को ही श्रम की सहभागिता दर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला आपका सवाल है राष्ट्रीय युवा नीति, एनवाईपी, नेशनल युवा प्रोग्राम या पॉलिसी कब लागू की गई। तो 2014। एक एग्जाम था उसमें पूछा गया राष्ट्रीय युवा नीति का उद्देश्य क्या है। वैसे आपको नाम से पता नहीं चल रहा है, इस नीति के माध्यम से जो एक युवा वर्ग है, युवा वर्ग के रूप में आप मान सकते हो 19 वर्ष से लगा के 29 वर्ष, 19 वर्ष से लगा के 29 वर्ष के जो भावी भारत के जो एक नागरिक के रूप में है, मतलब भारत के एक युवा एक है, उस एक जनसंख्या को मुख्य रूप से इन नीतियों के माध्यम से जोड़कर देश में एक लोकतंत्र के रूप में उनकी भागीदारी को निभाने के लिए एक नीति जारी की गई है, उसे ही अपन राष्ट्रीय युवा नीति कहते हैं, और यही इसका उद्देश्य होता है। फिर भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति कब बनाई। तो इसका भी आपका है 2015। क्या है, 2015। अब एक परीक्षा थी आपके बोर्ड की, उसमें यही सवाल पूछा गया था, कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति का उद्देश्य क्या है। तो कौशल विकास तथा उद्यमिता नीति का एक उद्देश्य है देश के अंदर जो ऐसी जो एक नागरिक जो 10वीं पास कर चुके हैं, इसके बाद में किसी व्यवसाय में या फिर किसी प्रकार का कोई रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको एक कौशल से संबंधित उनको कुशलता बढ़ाने के लिए और उनकी किसी एक चीज में हुनर लाने के लिए एक देश के द्वारा एक व्यवसाय में जोड़ने के लिए जो नीति लाई गई, उसी नीति को ही कौशल विकास उद्यमिता नीति कहा जाता है, और यही इसका उद्देश्य है। फिर भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी है ना, 2000 के अनुसार जनसंख्या स्थिरता की स्थिति को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या था। तो 2055। क्या है आपका 2055। 2055 में भारत ने बोला है कि हमारी एक जनसंख्या स्थिरता हम ला देंगे। ओके, 2055। इसके बाद देखो इसमें से काफी सवाल है जो आपको मैंने 12वीं के समय नहीं पढ़ाए थे, तो आपको काफी इसमें नए सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है, वही सवाल ऐसा समझ लो रिपीट हो गया है। अनुसूचित भाषाएं थी तो वही सवाल थी, और ये ऐसे ही सवाल पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को एक मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में दर्जा दिया गया है। इसके बाद यदि भारत में महिला साक्षरता दर 100% हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप खुद सोचिए एक युवा के रूप में अगर महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाएगा तो एक देश की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि एक देश की जनसंख्या वृद्धि की जो एक रफ्तार है वो रफ्तार रुक जाएगी, और जनसंख्या जो जिस हिसाब से एक वार्षिक दर के रूप में
1.64 की दर से जो बढ़ रही है वो जनसंख्या की वृद्धि कम बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ने में स्थिरता आ जाएगी। यही है आपका जनसंख्या के माध्यम एक महिला साक्षरता को जो उद्देश्य के रूप में जिस योजना ने अपनाया था उस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज का जो आपका ये टॉपिक था, मैंने देखो लंबा वीडियो बनाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन आपको इसी एक वीडियो के अंदर बहुत सारी जानकारियां मिल रही है नहीं? ठीक है, आप थम्स अप करना और कमेंट करना। और इसके अलावा आज का ये टॉपिक इतना ही रहेगा, इसके बाद अपन और बात करेंगे। देखो आपकी वार्षिक परीक्षा बहुत आगे है, इसलिए मैं जल्दबाजी में करके खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, एक ही दिन में आपको सारे टॉपिक दे दूंगा, फिर आप देख ही नहीं पाओगे। इससे अच्छा है जो अपनी ये आपकी कितने मिनट की होगी, लगभग आधे घंटे की ये वीडियो होगा, जो कि आपका आधा घंटे के समथिंग जो एक वीडियो है, या फिर लगभग 30-40 मिनट का एक वीडियो हो सकता है। इस वीडियो के अंतर्गत आपको कई जानकारियां नई नई मिली है, जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास को अपन समाप्त करेंगे और मिलेंगे दूसरे टॉपिक के रूप में। अगर दूसरे टॉपिक के सवाल बहुत ही कम हुए तो 2 पार्ट को साथ में ले लेंगे। जैसे तैसे कर कर आपके 18 फरवरी के समथिंग वार्षिक परीक्षाएं 12वीं क्लास के लिए स्टार्ट हो रही है। हम उससे कई गुना बाद पहले ही आपको सारे के सारे रिवीजन इसी फॉर्म में दे देंगे, जो कि आईएएस, आरएएस, पटवार, चतुश्रेणी हाई कोर्ट और इसके अलावा जिन एग्जाम का मैंने नाम नहीं लिखा है उन सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बाहर कुछ नहीं है। यहीं से आएगा, मैं बोल रहा हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं, सवाल आपका यहीं से बनने वाला है आने वाले एग्जाम में। देखो क्या करूं, मैं मजाक करता हूं, मैं आप बोलते हो सीरियस होता हूं। जब मैं मजाक करता हूं तो मेरा कैमरा हंसता है, ठीक है, जब मैं मजाक करता हूं तो कैमरा हंसता है। अब आप बताओ आखिर मैं पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं कैसे? सीरियस हो जाता हूं तो आप छात्र लोग बोलते हो, आप विद्यार्थी लोग बोलते हो कि मजा नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। देखो हमारी क्लास के स्टूडेंट है बहुत सारे होशियार होशियार, जैसे कि 12वीं क्लास के अंदर ध्रुव है, ठीक है, कंवरा राम है, ठीक है, सवाई सिंह है, और बच्चियां सारी होशियार है, ठीक है। और इसके अलावा 11वीं क्लास में भी है, बच्चियां है, बच्चे हैं, नरेंद्र सिंह, इसके अलावा श्याम, ठीक है, जो काफी होशियार है। इसके बाद चले आओ 10th क्लास में। 10th क्लास तो हमारी टॉपर है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में वो एक टॉप करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर जाए आपके 9th क्लास में। 9th क्लास में जसवंत सिंह सोडा है, इसके अलावा कुलदीप सिंह है, इसके अलावा लाल बन्ना है, इसके अलावा हरवंश सिंह है, और इसके अलावा विष्णु है, ठीक है, जो लड़के काफी होशियार है, ठीक है। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मैं उनको बढ़ावा दे रहा हूं, वो आगे वाले दिनों में जैसे ही 10वीं के अंदर ये आएंगे तो सारे टॉप करने वाले हैं। चलो ये बातें जो मैंने की है इसको आप हर्ष से मत लेना, लेकिन एक मजाक करने के लिए इस क्लास को एक थोड़ा मनोरंजनात्मक और एंटरटेनमेंट से जोड़ने के लिए पीछे थोड़ी सी मजाक की गई है, ठीक है। आप सभी जुड़े रहिए, आपको मेरे अनुसार जो ये सवाल दे रखे हैं ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी। 11वीं क्लास के सारे बंदे अच्छे हैं, लड़के और लड़कियां सभी बहुत अच्छे से पढ़ती है, मुझे सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देती है, ठीक है। आज के लिए विदा, इतना ही, मिलेंगे एक नई क्लास के रूप में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।